नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, कोरोना उसके बाद में इसके नए नए वेरिएंट और अब यूके के अंदर एक नई चीज़ हमें पता चली है कि यूके में मतलब ब्रिटेन के अंदर लासा जो फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इसकी पहली जो डेथ है उसे भी कंफर्म किया गया है। समझेंगे इस वीडियो में कि ये जो लासा फीवर है ये क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, WHO का इसके बारे में क्या कहना है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सेक्शन वाइज जो कोर्सेज हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद में। साथ ही स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोस को। इस तरह के कुछ आर्टिकल हमारे सामने पब्लिश हुए हैं। लासा फीवर फर्स्ट दैट कन्फर्म इन यूके फ्रॉम न्यू आउटब्रेक। अब इसे आउटब्रेक जो है वो करार दिया गया है स्पेसिफिकली यूके में। और देखिए, ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसके पहले भी केसेस हो चुके हैं। स्पेसिफिकली हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके लिए आप ये मान सकते हैं कि इस तरह से आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं। मतलब 13 साल बाद में ये इंग्लैंड में लौटा है और 2 केस जो इसके आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। दरअसल ये जो आर्टिकल है ये 3 दिन पहले का है। अब इसके बाद में कई तरह के जो नए केसेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं यूके के अंदर इस लासा फीवर से रिलेटेड। यहाँ पे इसको रेयर माना जाता है बेसिकली, क्योंकि यूरोप में काफ़ी सालों पहले इसके केस आते थे, लेकिन अब 13 साल बाद में फिर से ये यूके के अंदर हमें देखने को मिला है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो केवल इसका एक छोटा मोटा आउटब्रेक है, लेकिन समझेंगे इस वीडियो में हम कि क्या ये आउटब्रेक बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो इस तरह से आई है कि ब्रिटेन के अंदर स्पेसिफिकली यूके में एक जो लासा बुखार है उसके 3 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। और ये जो तीनों जो लोग हैं ये वेस्ट अफ्रीका की यात्रा करके लौटे थे। वेस्ट अफ्रीका में आपको पता है नाइजीरिया ऐसे जो देश हैं वो आते हैं। कि यूके की जो हेल्थ एजेंसी है जिसका नाम है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ को मेंशन किया है कि यहाँ पे लोगों को जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ को पहले ही मेंशन किया गया है कि लोगों को इस लासा फीवर से कहीं ना कहीं रिस्क तो बहुत ही कम है, लेकिन यदि इसको रोका नहीं जाता है, मतलब पर्टिकुलर यदि किसी व्यक्ति को लासा फीवर है और उसका इलाज सही से नहीं होता है तो ये उसके लिए जोखिम बन सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और देखिए, ये एक जीनोटिक बीमारी है। जीनोटिक बीमारी मतलब पशु पक्षियों से ये मनुष्य में फैलती हैं और जो ऐसी बीमारियां होती है उसे ही जीनोटिक डिजीज़ कहा जाता है, जीनोटिक बीमारी कहा जाता है। और इसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे जीका वायरस है, इबोला है, कोरोना है, ये सब चीज़ जीनोटिक डिजीज़ में आती है। लेकिन इस लासा फीवर का इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। लासा फीवर जो है स्पेसिफिकली खाने या कचरे की जो दूषित वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है और चूहों का जो मलमूत्र है उसकी वजह से भी ये जो संक्रमण है कई देशों में हमें देखने को मिला है। स्पेसिफिकली मैं वापस बताना चाहूँगा, वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका के जो कुछ देश हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है। लासा बुखार एक गंभीर एक वायरल रक्तस्रावी रोग है और ये जो है लासा वायरस से होता है। यहाँ पे विज्ञान की भाषा में इसे एरेना वायरस परिवार का सदस्य माना गया है। जैसे कोरोना वायरस फैमिली है, कोरोना जो है एक पूरी फैमिली है, उसमें नए नए वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। वैसे एरेना जो है उस वायरस की ये एक फैमिली का पार्ट है और इसका नाम है लासा फीवर। लेकिन ये भी एक जीनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों के माध्यम से इंसानों में आती है और इसमें चूहों का काफ़ी बड़ा रोल है। चूहों की अधिकतम संख्या की वजह से या फिर चूहों की जो डेथ है उसकी वजह से ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। और यहाँ पे कहा जाता है कि इंसानों में ये जो बुखार है वो लगभग 6 से 12 दिन तक होती है और साथ ही हमारे शरीर से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, एग्जाम्पल के लिए आप पसीना मान सकते हैं, उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है उसे भी ये जो फीवर है ये हो सकता है। इस तरह से जो है दूसरों में संक्रमित होता है। ये भी जानना जरूरी है कि इस बीमारी से कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा जोखिम में होते हैं। आपको पता है कि ये जो बीमारी है, ये डिजीज़ है, ये चूहों के मलमूत्र से फैलती है। ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा देखी गई है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। तो वहाँ के देशों में चूहों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से चूहों में जो बीमारियाँ होती है उनका संक्रमण मनुष्य में भी बढ़ता है। और ये जो जीनोटिक डिजीज़ है वो इसी वजह से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है वेस्ट अफ्रीका में। जैसे आपने इबोला का जो संक्रमण है वो ज़रूर देखा होगा, तो ये इबोला ही का जो परिवार है उसी का डेवलपमेंट आप मान सकते हैं, उसी का एक डेवलप रूप आप मान सकते हैं। जो लोग जोखिम भरे व्यवसायों में जैसे चिकित्सा, अस्पताल, अन्य असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जोखिम रहता है।
1969 में इसे पहली बार पहचाना गया था। 2 स्पेसिफिकली जो देश हैं उनमें इसकी पुष्टि हुई थी। 2019 तक नाइजीरिया के 23 राज्यों में ये फैल गया था और ये सबसे पहले फैला भी नाइजीरिया में ही था। तो 2018 में नाइजीरिया जो रोग नियंत्रण केंद्र है, नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उसने ये रिपोर्ट किया था कि 600 से अधिक जो केस हैं वो इस लासा फीवर के देखने को मिले हैं और उनमें से 170 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। तो नाइजीरिया को लेकर तो ये काफ़ी बड़ा आउटब्रेक आप मान सकते हैं और प्रेजेंट टाइम पे भी नाइजीरिया में ये जो लासा फीवर है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, 27 जनवरी का आर्टिकल है, एमरजेंसी एक्शन इन नाइजीरिया ओवर डेडली लासा फीवर। तो नाइजीरिया में तो ये अभी भी डेडली है, लेकिन चूंकि वो जो लोग ब्रिटेन में पाए गए हैं इसके संक्रमित, वो वेस्ट अफ्रीका की यात्रा करके ही ब्रिटेन लौटे थे, तो उस वजह से ये जो है यूरोप में हमें देखने को मिला है और इंग्लैंड में इसका जो केस है वो पहली बार हमारे सामने आया है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। देखिए, इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया है कि इसके बहुत हल्के से सिम्टम्स होते हैं, इसके दरअसल व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसे ये फीवर है या नहीं है। इस बुखार में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 10 दिन तक और प्रारंभ में लक्षण जो है वो काफ़ी हल्के होते हैं। एक निम्न श्रेणी का जो बुखार है वो होता है जिसमें सामान्य कमजोरी आप मान सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक्टिव होने लगता है। उसके बाद में कई तरह की प्रॉब्लम जैसे सिर दर्द, खांसी, उल्टी, डायरिया, ये सब चीज़ें जो लसिका ग्रंथि है उसमें इनकी समस्या जो है होने लगती है और इस वजह से ये जो डिजीज़ है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कर देती है मनुष्य को। लेकिन चूंकि इतना जोखिम भरा इसे नहीं माना जा रहा क्योंकि इसका बड़ा आउटब्रेक अभी हमारे सामने नहीं आया है। रीज़न ये है कि ये स्पेसिफिकली वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा फैली हुई है, स्पेसिफिकली जो देश है नाइजीरिया उसके अंदर। और क्या एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लासा फीवर है ये ख़तरनाक हो सकता है? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लासा बुखार जो है वो अधिकांश लोगों में पूरी तरह से होता नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को होता है तो लोग उससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप में व्यक्ति बीमार ज़्यादा हो सकता है और ये भी कहा जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और डॉक्टर हॉपकिंस का कहना है, जो इंग्लैंड के काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, इनका कहना है कि ब्रिटेन में इस बीमारी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से ये जो बीमारी है वो स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन चूंकि इसमें संक्रमण की दर भी है और ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है, जूनोटिक डिजीज़ है, तो इस पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी वजह से यूके हेल्थ एजेंसी ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन का आउटब्रेक भी हमें यूके में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप ये मान सकते हैं कि हमें नई कोरोना के बाद में हमें नई जो डिजीज़ है उनके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।